हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम यशोवर्धन मिश्रा है और आज के सेशन में हम आपके डेली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे 23 अगस्त 2024 का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन जो था आपका, अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो कल के सेशन में हमने कवर किया था, करेक्ट आंसर है डी, कर्नाटका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23 अगस्त की जो डे है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका है, इसे इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि स्लेव ट्रेड कहाँ से होता था? अफ्रीका से जो स्लेव्स थे उनको ले आया जाता था नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड इसे बुलाया जाता था, बिकॉज अफ्रीका आपका और नॉर्थ अमेरिका, तो हम अटलांटिक ओशन क्रॉस करके वहां जाते थे स्लेव्स। ठीक है, इसको सबसे पहले बार मनाया गया था, बहुत सारी कंट्रीज में मनाया गया था सबसे पहले, लेकिन हाइती में 22 अगस्त 1998 को मनाया गया था। और आपका गोरे आइलैंड इन सेनेगल, राइट, यहाँ पे 23 अगस्त 1999 को मनाया गया था। ठीक है, सेनेगल आपका अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी कैपिटल क्या है। राइट, तो 23 अगस्त को ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है यूरोपियन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर विक्टिम्स ऑफ स्टैलिनिज्म एंड नाजिज्म। तो आप सबको पता है, दो नाम आप जानते होंगे, जर्मनी में अडोल्फ हिटलर और रशिया में आपके जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो जो इस आइडियोलॉजी के जो विक्टिम्स थे, है ना, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई कि ऑन 2 अप्रैल 2009 यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इट। तो 2009 में ये पहली बार आपका मनाया गया था। और यहाँ पे एक ट्रीटी का नाम मेंशन है जिसका नाम है मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट ऑफ 23 अगस्त 1939। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक ये पैक्ट साइन हुआ था इन दो पर्सन के बीच में। फर्स्ट वाज मोलोटोव एंड सेकेंड वाज रिबेंट्रॉप। तो मोलोटोव थे ये आपके उस टाइम सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, और रिबेंट्रॉप आपके जर्मनी के ये फॉरेन मिनिस्टर। तो इनके बीच ये पैक्ट हुआ था। अनऑफिशियली इसे स्टालिन एंड हिटलर पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद में, इनकी रिमेम्बरेंस में ये डे मनाया जाता है। ऑलराइट, और ये पैक्ट क्यों हुआ था? ये एक बेसिकली नॉन एग्रेशन पैक्ट था, कि बोला गया था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन ने बोली थी कि हम एनिमीज के साथ मिलके आपके अगेंस्ट लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक नॉन एग्रेशन ये पैक्ट था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है आपका नेशनल स्पेस डे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? बिकॉज टू रिमेंबर व्हाट इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू लैंड ऑन द मून, साउथ पोल ऑफ द मून। सो आपको पता है चंद्रयान मिशन 3, है ना, तो हमने मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की थी। उस डे को रिमेंबर करने के लिए नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस अचीवमेंट को, इस लैंडमार्क अचीवमेंट को ऑनर करने के लिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने के लिए लोगों से आग्रह किया। ठीक है, इस बार का जो थीम है वो है आपका टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। अभी इस सेशन में आपको मैं इंडिया के पूरे जो मून मिशन है इसको पूरे टाइमलाइन के हिसाब से उसको एक एक चीज आपको कवर करके समझाऊंगा, ताकि एक बार में आपको पूरा जो हिस्ट्री है इसकी ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपके डेज थे। अब देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAU शॉर्ट में बोला जाता है, वर्किंग ग्रुप फॉर प्लैनेटरी सिस्टम नॉमेनक्लेचर अप्रूव द नेम स्टेशियो शिव शक्ति। तो बेसिकली स्टेशियो शिव शक्ति क्या है? जहां पे हमारा जो मिशन था, जो चंद्रयान 3 था, वो साउथ पोल ऑफ द मून पे जहां लैंड किया था उस एरिया को बोला जाता है स्टेशियो शिव शक्ति। ठीक है, और जो हमारा लैंडर था उसका नाम था विक्रम। अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आगे कवर करने वाला हूँ। राइट, और देखिए इसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये दर्शाता, ये जो नाम है ये रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन डुअलिटी, जो नेचर में पुरुष और जो महिलाएं हैं, है ना, मैस्कुलिन एंड फेमिनिज्म, इस डुअलिटी को दर्शाने के लिए ये रिप्रेजेंट करता है शिव शक्ति। शिव आपको पता है ना, देव है हमारे, जो शक्ति हम गॉडेस शक्ति के रूप में उनको मानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ एंड रेजोल्यूशन, इन दोनों चीजों को दर्शाता है, इस वजह से नाम शिव शक्ति रखा गया था। चलिए,
अब देखते हैं अगेन चंद्रयान 3 से ही एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसने फाइंड किया है, जो सजेस्ट करता है कि जो लेयर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन द मून, राइट। तो बेसिकली जो चंद्रयान 3 में दो चीजें थी, मैं आपको समझाता हूं। चंद्रयान 3 में दो चीजें थी। एक तो था लैंडर, जिसने हेल्प की लैंड करने के लिए, इसका नाम था आपका विक्रम, राइट। और एक था रोवर। रोवर बेसिकली जो पूरे चांद के सरफेस को स्टडी करेगा, उसका नाम था प्रज्ञान। ये दो नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो रोवर था उस पे एक डिवाइस थी, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, राइट, जो कि रोवर के ऊपर था। इसने एनालाइज किया मून के टॉप सॉइल को और उसका जो कॉम्पोजिशन था उसको एनालाइज किया। उसमें ये पाया गया, क्या पाया गया? एविडेंस which suggests that lunar surface was once covered by molten magma in its early history। मतलब जो मून का सरफेस था वो मॉल्टन मैग्मा से कवर्ड था बहुत समय पहले, ये इसने डिस्कवरी की। ठीक है, तो बताया जाता है कि जो ये इसका जो सॉइल कॉम्पोजिशन था ये अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था। ऑलराइट, और यहाँ बताया जाता है जो रॉक है वो दो टाइप का है, वन फ्रॉम द मैग्मा एंड अदर फ्रॉम द डीपर लूनर लेयर्स। तो जो एक रॉक थे उसमें वो पाया गया, तो एक बताया जाता है वो जो रॉक थे वो मैग्मा से बने थे और दूसरा जो मून के डीपर सरफेस है उसके वो पार्टिकल्स वहां पाए गए। ठीक है, अब समझते हैं थोड़ा सा मून। देखिए आप लोग ज्योग्राफी में जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम मून का फॉर्मेशन भी थोड़ा सा उसको हम पढ़ते हैं, राइट। तो मून का ऐसा बताता है कि जो मून था वो कैसे फॉर्म हुआ था। इट वाज फॉर्म फ्रॉम अ कोलिजन बिटवीन अ लार्ज एस्टेरॉइड एंड अर्थ। अर्थ से ही एक अर्थ पे आके एक एस्टेरॉइड टकरा जिससे अर्थ का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया और वो आपका बना मून। ठीक है, तो ये थ्योरी है। ऑलराइट, और कितने साल पहले की बात है? 4.2 टू 4.3 बिलियन ईयर होगो। और उसके बाद फिर मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बन गया। सो बताया जाता है अर्ली स्टेज में मून वाज वंस ओशन ऑफ मैग्मा, मतलब लावा का पूरा समंदर था मून के सरफेस पे। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे उसका टेम्परेचर कम होने लगा, वो कूल डाउन होने लगा, तो उससे क्या हुआ, जो हेवियर मिनरल्स थे जैसे कि आपके ओलिवीन, पायरोक्सिन, ये क्या होने लगे, नीचे जाने लगे। ठीक है, जो ज्यादा डेंस होंगे ऑब्वियस सी बात है वो नीचे सिंक करेंगे, राइट। और जो लाइटर मिनरल्स थे, जो कि कैल्शियम और सोडियम जिनके अंदर था, वो आउटर लेयर मून का बना। ठीक है, तो मून का जो हेवियर एलिमेंट थे वो सिंक कर गया और जो लाइटर एलिमेंट थे कैल्शियम वगैरह, ये मून के सरफेस पे फॉर्म हुआ, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जो लैंडर था ये विक्रम था और आपका जो रोवर था वो था, उसका नाम प्रज्ञान। तो हिस्ट्री कब बनी थी? 23 अगस्त 2023 को, राइट। तो हमने पहली बार चांद के साउथ पोल पे लैंड किया। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। टाइमलाइन थोड़ा समझिए कि चंद्रयान 3 है, 1 और 2 भी था, उसका क्या हुआ, उसका क्या पर्पस था, ये यहां समझते हैं। तो 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था मून को ऑर्बिट करना, मून के ऑर्बिट में घूमना और उसको मैप करना, राइट। और इसका स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये मिशन कंप्लीट हो गया है और 312 दिन बाद, वहां पे ऑर्बिट करने के 312 दिन बाद इससे कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था। ठीक है, बट मिशन स्टेटस इज कंप्लीटेड। अब आते हैं 22 जुलाई 2019 को, जब हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था लैंडिंग नियर द लूनर साउथ पोल, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज ड्यूरिंग द लैंडिंग वो आपका क्रैश कर गया था। ठीक है, तो जो ऑर्बिटर है, जो मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, वो तो है प्रेजेंट ऑपरेशनल है, बट जो लैंडर था वो फेल हो गया था। इसी वजह से हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जुलाई 2023 में। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था और सक्सेसफुली ये लैंड किया मून के साउथ पोल पे। ठीक है, और मिशन का स्टेटस क्या, इट इज स्टिल ऑनगोइंग। जैसे रोवर जो है उसका प्रज्ञान, वो अभी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये थोड़ा टाइमलाइन है, आपको अभी आई बिलीव क्लैरिटी आई होगी इंडिया के मून मिशन के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो न्यूज था, दैट वाज खेलो इंडियाज अस्मिता योगासन लीग टू बिगिन इन बिहार। तो बिहार में अस्मिता योगासन लीग चालू होगी। कहां पे? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन पटना, बिहार।
ठीक है, ये 3 दिन का ईस्ट जोनल लीग होगा और 24 अगस्त को ये खत्म होगा। और कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ईस्ट वाला है तो ऑब्वियस सी बात है बिहार, झारखंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। बेसिकली पूरा आपका ईस्टर्न इंडिया, इंडियन स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, राइट। तो आपको पता है इसमें योगा रिलेटेड सारी इसमें एक्टिविटीज होने वाली है। और आपको पता होना चाहिए योगा इंडिया के लिए एक सॉफ्ट पावर का भी काम करता है। बहुत सारे देश, वेस्टर्न कंट्रीज अब योगा को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये चीजें ऑब्जर्व भी की होंगी कि जो फॉरेन सिटीजन्स हैं वो योगा में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट है अंडर 17 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसमें अभी आपके जो रौनक दहिया जी हैं इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। तो ये पर्सन है रौनक दहिया, ठीक है। अंडर 17 में इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है अंडर 17 में। और ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है, अमान इन जॉर्डन, ठीक है। तो जॉर्डन की कैपिटल है अमान, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगेन स्पोर्ट्स रिलेटेड ही है। अहाना जॉर्ज, अनन्या भावसार एंड गुंजन मंत्री, ये 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं FIBA 3x3 अंडर 18 बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। बड़ी बात है ना, इंडिया से बास्केटबॉल बहुत कम प्लेयर सेलेक्ट होके जाते हैं, राइट। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इन तीनों एथलीट्स को, ऑलराइट। और ये जो टूर्नामेंट होगा ये डेब्रीन हंगरी में स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 26 अगस्त। तो ये 3 नाम याद रखिएगा जो कि अंडर 19 बास्केट उस वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हुए हैं, ऑलराइट। चलिए अब यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं इनकी, ये 3 प्लेयर्स हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर क्रिकेटर एंड चीफ सेलेक्टर फारूक अहमद हैज रिप्लेस्ड नजमुल हसन पैपॉन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। तो पहले जो आपके थे नजमुल हसन थे, इनको रिप्लेस किया है किसने, फारूक अहमद ने, ऑलराइट। तो ये नए अब आपके प्रेसिडेंट है BCC के, बांग्लादेश क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट बोर्ड। चलिए तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ थे। एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है आपकी, रिहोलंग, इनको अपॉइंट किया गया एज द असिस्टेंट रेफरी फॉर द 8th फीफा अंडर 17 वर्ल्ड वुमेन्स वर्ल्ड कप, राइट। तो ये कहाँ पे होने वाला है, ये होगा आपका डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो इसमें ये असिस्टेंट रेफरी अपॉइंट हुई है, नाम याद रखिएगा रियोलांग, क्लियर। चलिए ये कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज थी। अब आते हैं एक बुक के बारे में। तो न्यूज थी आपकी, सौम्या स्वामीनाथन रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एक्टिविस्ट कल्पना शंकर। तो देखिए जो कल्पना शंकर ये हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं शी इज कल्पना शंकर, राइट, एंड शी इज सौम्या स्वामीनाथन। तो ये जो कल्पना शंकर है ये बेसिकली वुमेन चाइल्ड इनके लिए एक NGO चलाती है और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं। उनके NGO का नाम है हैंड इन हैंड, राइट। तो ये याद रखिएगा। और ये बुक भी इसी की पे बेस्ड है, डॉक्टर शंकर की जो भी जर्नी है जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों को जो आपके वुमेन हो गए या चाइल्ड हो गए जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो इस बुक में ये सारी चीजें हैं। और सौम्या स्वामीनाथन कौन है, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन आपको पता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली उनकी चेयरपर्सन ये है और शी वॉज द फॉर्मर WHO चीफ साइंटिस्ट भी थी, ठीक है। इस बुक का नाम क्या है, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा, किसके ऊपर है और किसने ये रिलीज की है। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूज, कॉग्निजेंट अपॉइंट राजेश वॉरियर एज हेड ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया, ऑलराइट। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, किस कंपनी के, कॉग्निजेंट के हैं ये, ऑलराइट। और इनको एडिशनली चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया का भी रोल निभाना होगा, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, इनका नाम था राजेश नाम्बियार, क्लियर। ये अब कहाँ पे बन गए, ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ NASSCOM, राइट। तो ये भी याद रख लीजिए कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है मंकी पॉक्स के बारे में न्यूज थी। सो केरला ने इशू किया अलर्ट अगेंस्ट मंकी पॉक्स। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, जितनी भी जैसे आपके जो बैट रिलेटेड वायरस थे, है ना, पहले भी जो आपके जो
खतरनाक वायरसेस आते हैं केरला से ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, केरला में ना बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, बाहर के देशों में काम करते हैं और ट्रैवलिंग की वजह से दे समटाइम ब्रिंग द वायरस फ्रॉम दोज प्लेसेस। ठीक है? और केरला में ये इस चीज़ का, देखिए इस चीज़ का प्रूफ क्या है? केरला सबसे मतलब सब इकलौता स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं बाहर से। रेमिटेंसेस मतलब बाहर से लोग जो पैसा भेजते हैं। ठीक है? इस वजह से केरला में ये इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा ईज़िली आउटब्रेक यहाँ पे हो जाता है। तो केरला गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट इशू किया अगेंस्ट मंकी पॉक्स। इसे शॉर्ट में एमपॉक्स भी बोलते हैं। तो देखिए इसके कुछ इस टाइप से आपके कोड़े टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं लाइसेंस। ठीक है? तो ये देख लीजिएगा और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अभी इसके बारे में हम समझते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया है एक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको घोषित किया है WHO ने। ऑलराइट, तो बेसिकली कहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ था? ये आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीकन नेशंस में ये स्टार्ट हुआ था। और ये जो डिजीज है एक वायरस की वजह से होती है जो कि सेम फैमिली का है जिससे स्मॉल पॉक्स होता है। ऑलराइट, ये चीज़ याद रखिएगा। अब थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं कि क्या इस डिसीज़ का कोई इलाज है या नहीं है। तो थोड़ा डिजीज़ के बारे में समझिए। पहली चीज़, इसको मंकी पॉक्स बोला जाता है, शॉर्ट में इसको एमपॉक्स है। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जहाँ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुई है। राइट, तो इसको याद रखिएगा। मंकी पॉक्स वायरस जो कि जानवरों में पाया जाता है, वहां से ये इंसानों में ट्रांसफर हुई है। पहला ह्यूमन केस 1970 में रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो ये नई बीमारी नहीं, पहले भी इसका रिकॉर्ड है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इसके दो टाइप होते हैं, क्लैड्स बोला जाता है। क्लैड वन होता है जो कि पाया जाता है लोकेशन के हिसाब से। तो जो पहला टाइप है क्लैड वन, वो आपका सेंट्रल अफ्रीका में मिला था। जो क्लैड टू है आपका वेस्ट अफ्रीका में मिला था। राइट, ये चीज याद रखिएगा। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? स्किन में रैश आया था, जैसे हमने फोटो देखी थी, फीवर, हेडेक, मसल पेन, ये सारी चीजें हैं। और इसका जो ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट ह्यूमन कांटेक्ट से ही होता है। जैसे बॉडी, किसी की बॉडी से किसी ने छींका दूसरे को, वो आपको पकड़ लेगा वो बीमारी, है ना। और इनडायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कंटेमिनेटेड क्लॉथिंग या बेडिंग, जैसे किसी को हुआ है, वो कहीं किसी पलंग पे सोया और दूसरा पर्सन आके भी उसी पलंग पे सो गया, तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। तो काफ़ी खतरनाक है ये बीमारी, है ना। सभी को, आप लोगों को सावधान रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। इसका ट्रीटमेंट अभी फिलहाल कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, इस वजह से ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। ठीक है, और ऐसी बीमारी को हमको जहाँ पे वहीं पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज कोविड जैसा एक पैंडेमिक बन सकता है। होपफुली ऐसा ना हो। नाउ नेक्स्ट न्यूज वाज, इन अ फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लॉन्चेस लेसर फ्लोरिकन सेंसस इन कच्छ। कच्छ कहाँ पे आपको पता है? गुजरात में है। लेसर फ्लोरिकन एक बर्ड स्पीशी है, उसका सेंसस करा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां पे देखिए दो चिड़िया यहाँ पे बर्ड्स हैं। ऑलराइट, ये जो बर्ड है इसे बोलते हैं लेसर फ्लोरिकन। ऑलराइट, लेसर फ्लोरिकन। और ये दूसरी बर्ड है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कुछ स्टैटिक चीजें मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको आगे न्यूज बताऊंगा। इसका जो IUCN स्टेटस है ये है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑलराइट, और इसका लेसर फ्लोरिकन का जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। ये दो याद रखिएगा, है ना। और ये गुजरात के कच्छ रीजन में मिलते हैं बिकॉज वहां पे आपके ग्रासलैंड्स हैं, है ना। और वहां पे बहुत फेमस ग्रासलैंड है जिसका नाम है बन्नी ग्रासलैंड। आप लोग कभी बन्नी ग्रासलैंड के बारे में थोड़ा देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे। रात में वहां पे ना आसमान में ऐसे लाइट्स टाइप जलती हैं। ठीक है, तो वहां का फेनोमेना है और इस वजह से वो काफी फेमस है। राइट, तो देखिए लेसर फ्लोरिकन का सेंसस हो रहा है, तो गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फर्स्ट एवर सेंसस ये करा रहा है टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ इन कच्छ, है ना। और ये देखिए किस एरिया को कवर कर रहा है, ये कर रहा है लाला बुडिया ग्रेट इंडिया बस्टर्ड सैंक्चुरी। इस चिड़िया के नाम पे सोचो सैंक्चुरी, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बर्ड है ना, उसको सेव करना है। एंड पार्ट्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट ग्रासलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना है, पूछ सकते हैं। इसका देखिए सिग्निफिकेंस क्या है कि इस टाइप की जो पॉपुलेशन एस्टिमेट पहले किए गए हैं बट कच्छ रीजन में पहली बार हो रहा है। ऑलराइट,
यहाँ पे एक और है ब्लैकबक नेशनल पार्क, जो कि वेलावडार में है, राइट। यहाँ पे पहले होता था, बट कच्छ रीजन में पहली बार हुआ है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकॉन और हुबारा बस्टर्ड, ये यहाँ पे चिड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। लोकेशन, बर्ड, उनका आईयूसीएन स्टेटस, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज थी आपकी अमूल टॉप्स ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग इन 2024। तो हमारा जो अमूल है, ठीक है, अमूल का दूध हो गया या मक्खन हो गया, है ना, तो बहुत ही इसने अपना इतने सालों में रेपुटेशन कभी खोया नहीं, और इसी वजह से इसको ये अवार्ड मिला है। तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड का अवार्ड इसको मिला है, ठीक है, ए प्लस रैंकिंग। और किसने, कहाँ पे रैंकिंग के अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेस्ले को टाइटल जो मिला है, वो अभी उसने दोबारा रिटेन किया है, मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड का टाइटल आपको नेस्ले को मिला है। कोका कोला टॉप किया है किस कैटेगरी में, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक सेक्टर में। ऑब्वियसली बात है, कोका कोला सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा चलता है, ऑलराइट। देन वैल्यू इमर्ज किया है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी ब्रांड। नाम याद रखिएगा, वैल्यू इसके प्रोडक्ट्स अब धीरे धीरे इंडिया में भी आएंगे। 3-4 कैटेगरी में अवार्ड्स हैं, अमूल को स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला है। देखिए, फूड में सबसे जरूरी है ट्रस्ट। जब आपका ट्रस्ट बन गया उस चीज पे, तो आप बार बार खरीदोगे। अमूल ने उस ट्रस्ट को बनाए रखा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज थी आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड एआई फेशियल रिकग्निशन टूल 2 और फेस मैच के नाम से इन्होंने एक एआई टूल लॉन्च किया। आपको पता है आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो, चाहे अलग अलग फेशियल रिकग्निशन डिवाइसेस हो। वैसे ही क्या कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक, ये फेस मैच करके एआई फेशियल रिकग्निशन टूल डिजाइन किया है। पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर अकाउंट फ्रॉम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। आज के टाइम पे आप सब देख भी रहे होगे, कई बार बूढ़े लोगों को चीट किया जा रहा है, मतलब स्पैम कॉल करके उनसे उनके बैंक अकाउंट डिटेल निकलवा लेते हैं और उससे उनका काफी ज्यादा लॉस होता है। तो ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को दूर करने के लिए उन्होंने फेशियल रिकग्निशन ऐप डेवलप किया है। ये यूटिलाइज करेगा एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, और ऐसे थ्रेट्स को ये इजिली एलिमिनेट कर देगा, राइट। आपको याद रखना है, एक ये नाम याद रखिएगा, अनुब्रता बिस्वास, ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं आपके एयरटेल पेमेंट बैंक्स के। ये थोड़ा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा इस पूरे न्यूज में। चलिए, नेक्स्ट है आपका लॉन्च ऑफ भारत जीरो एमिशन ट्रकिंग ZET पॉलिसी। ZET मतलब जीरो एमिशन ट्रकिंग, राइट। तो इस पे एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट बना है, उसको रिलीज किया गया है। जीरो एमिशन ट्रकिंग क्या होता है, देखिए, ट्रांसपोर्ट में ट्रक सबसे ज्यादा यूज होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा ट्रक यूज होते हैं सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, और इसी वजह से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशंस या ग्लोबल वार्मिंग कह लो या पोल्यूशन कह लो, वो उससे होता है। तो इस चीज को कम करने के लिए ये एडवाइजरी डॉक्यूमेंट निकाला गया है, जीरो एमिशन ट्रकिंग, ऑलराइट। और ये न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, इसका पर्पस क्या है। तो इसका जो पॉलिसी का जो ये जो एडवाइजरी पॉलिसी है, इसका पर्पस है टू गाइड इंडिया अडॉप्ट जीरो एमिशन ट्रक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है, अगर हमें पेट्रोल डीजल से मूव करना है तो या तो हमको ग्रीन हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिसिटी पे जाना होगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इनका डिमांड बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया या आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन रिलेटेड ट्रक्स हों, ठीक है। द गोल इज टू रिड्यूस पोल्यूशन, इंप्रूव एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, बिकॉज इंडिया का एक टारगेट है जीरो एमिशन, नेट जीरो जिसे बोलते हैं, बोला जाता है बाई 2070। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट फिक्स किया है पोल्यूशन को दूर करने के लिए। ग्लोबल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है कि नेट जीरो होंगे। नेट जीरो मतलब जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही हमने उस पोल्यूशन को कम भी कर दिया, ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। और वो एक्टिविटीज कैसे होंगी भाई, अगर आप कोयला जला के आसमान में या एनवायरमेंट में आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो उसको कम कैसे करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, इन चीजों का यूज करके, ताकि जितना रिलीज किया उतना आपने कम भी कर दिया है, तो नेट विल बी जीरो। तो ये टारगेट है टू अचीव 2070 तक नेट जीरो, ऑलराइट। और एक और इनका एम है 100% ZET सेल्स बाई 2050, 2050 तक हमें जीरो एमिशन ट्रकिंग को लागू भी करना है, ठीक है।
और ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है क्रिएट किया गया है बाय पॉलिसी एडवाइजरी पैनल, जिसकी चेयरपर्सन थी डॉक्टर प्रीति बंसल, और इनके साथ में सपोर्ट दिया था आईआईटी मद्रास ने एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग, कोजेट जिसे बोलते हैं। तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आपका न्यूज था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्स राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एट राष्ट्रपति भवन। तो इसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, जो इस अवार्ड के विनर थे उनके नाम पहले ही रिलीज हो गए थे। ये सेरेमनी अभी 23 अगस्त को हुई है, ठीक है। तो ये आपके राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप पे ये पूरा पुरस्कार सेरेमनी हुआ। ये जो पुरस्कार है इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एंड विज्ञान टीम। तो देखते हैं किन किन को ये अवार्ड मिला है। विज्ञान रत्न का अवार्ड किसको मिला है, मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने आई बिलीव कवर किया भी होगा। विज्ञान रत्न का अवार्ड मिला है प्रोफेसर गोविंद राज पद्मनाभ को, ठीक है, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, राइट, और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी काम किया है। विज्ञान श्री अवार्ड जो है वो काफी ज्यादा 13 साइंटिस्ट को मिला है। विज्ञान युवा एसएसपी अवार्ड मिला है 18 साइंटिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे एक विज्ञान रत्न याद रखना, और विज्ञान टीम अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हाईलाइट भी स्पेसिफिकली किया है। ये आपको मिला है चंद्रयान की जो टीम थी, चंद्रयान 3 की जो टीम थी, उनके इस रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए इनको विज्ञान टीम का अवार्ड दिया गया है। तो ये बस याद रखिएगा, रेस्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज था आपका, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह प्रेजेंटेड हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड। देखिए हैंडीक्राफ्ट इंडिया का एक पावर है। हमारे यहाँ इतने वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, चाहे वो साड़ी से रिलेटेड हो, कपड़े से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे आपका वो क्ले रिलेटेड हो, मिट्टी का हो, खिलौना हो, है ना। इंडिया का हर स्टेट अपने में यूनिक प्रोडक्ट बनाता है टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो अवार्ड दिया गया था, राइट, तो टॉप एक्सपोर्ट का अवार्ड 2019-20 और 20-21 के लिए एक ही पर्सन को मिला है, जिनका नाम है CL गुप्ता, राइट, उत्तर प्रदेश के हैं ये, तो इनको ये अवार्ड मिला है, राइट। फिर मिस्टर मुजफ्फर हुसैन को इनको ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ये 2 नाम याद रखिएगा। और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है वो लगभग 32,000 करोड़ का है, राइट, एज पर 2023 एंड 2024 ईयर, राइट, और जिसमें 9.13% का ग्रोथ है। तो एक्सपोर्ट से फायदा क्या होता है, इंडिया का एक तो ग्लोबल लेवल पे नाम बढ़ रहा है, साथ ही साथ हमारे यहाँ फॉरेक्स भी आ रहा है, ठीक है, डॉलर जितना आएगा इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो ये चीज याद रखिएगा, 2 टारगेट हमारे इससे अचीव हो रहे हैं। ये नाम याद रखिएगा, 2 नाम जो है ना। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म ये नेशनल जियो साइंस अवार्ड। देखिए एक और अवार्ड इन्होंने कन्फर किया, अभी हमने इसे देखा विज्ञान रिलेटेड था, अभी नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 इन्होंने दिया है कुछ लोगों को। चलिए देखते हैं किन किन को मिला है। जियो साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो अर्थ के बारे में खोजबीन या रिसर्च करते हैं। जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया आपका धीरज मोहन बैनर्जी। जस्ट अ मिनट। तो ये जो अवार्ड दिया गया प्रोफेसर धीरज मोहन बैनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से बिलोंग करते हैं, ये वहां के प्रोफेसर हैं। नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड 2023 किनको मिला, डॉक्टर आशुतोष पांडे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के, ऑलराइट। और एक जो तीसरा इसमें है, डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो कि लखनऊ से हैं। और किस अवार्ड को कौन कन्फर किया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, इन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको कन्फर किया है। तो 3 नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर धीरज मोहन जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जियो साइंटिस्ट का, नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है डॉक्टर आशुतोष पांडे, एंड डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा अवार्ड के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है जैसे हमने देखा, ऑलराइट। और ये इंस्टीट्यूट किया गया था नेशनल जियो साइंस अवार्ड 1966 में, ठीक है। उस टाइम इस अवार्ड का क्या नाम था, नेशनल मिनरल्स अवार्ड, अर्थ रिलेटेड है तो मिनरल्स रहेगा ही, है ना। फिर इसका नाम चेंज किया गया 2009 में एज नेशनल जियो साइंस अवार्ड, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी करता धरता है।
चलिए, अब एक न्यूज है आपकी इंटरनेशनल विजिट से रिलेटेड। सो प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क, है ना। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इनसे मिले हैं और कहाँ पे मिले? वॉर्सो इन पोलैंड। तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो, ये याद रखिएगा। देन ये प्रेसिडेंट से भी मिले हैं वहां की, जिनका नाम है एंड्रेस डूडा, ये वहां के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और मीटिंग के दौरान इन्होंने पॉइंट किया था कबड्डी इमर्ज एज अ सोर्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू नेशन, मतलब पोलैंड और इंडिया के बीच कबड्डी से कनेक्शन हो रहा है। रीजन, पोलैंड इज गोइंग टू होस्ट द कबड्डी चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। तो कबड्डी की जो चैंपियनशिप है वो पोलैंड ऑर्गेनाइज करा है, जिस वजह से दोनों देशों की कनेक्शन भी अच्छी है। देखिए एक और चीज मैं यहाँ बताऊंगा, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इंडिया के कुछ लोग थे जिन्होंने पोलैंड में जो विक्टिम्स थे, वॉर विक्टिम्स की बहुत सहायता की थी। तो उस टाइम से हमारे रिलेशन यहाँ पे अच्छे हैं। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको मैप पे। पोलैंड कहाँ पे? तो अगर आप देख रहे हैं ये यूरोप है, यूरोप का ये देश जो है आपका, ये है पोलैंड। ऑलराइट, ये याद रखिए, इसकी कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी इसकी ज़्लॉटी, राइट। और ये पोलैंड का फ्लैग है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज थी, मध्य प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई रूल्स फॉर सर्विंग समन्स एंड वारंट्स ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन वारंट भी एमपी देगी। तो पहला स्टेट बन गया है, व्हाट्सएप के थ्रू वारंट आ सकता है ना। थोड़ा सा संभल के। सो बेसिकली इसके इसमें होगा क्या, इट परमिट्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड सच एज ईमेल, मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप हो गया, या टेक्स्ट मैसेज इन जुडिशियल प्रोसेसेस। अब किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले जज के पास से जाके वारंट लेना, ये सब जो होता है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है, तो उसको दूर करने के लिए फटाफट ये किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज रिसेंटली आपको पता है कंट्री ने न्यू सीआरपीसी वगैरह लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड जो था और सीआरपीसी इसको चेंज किया गया, और ये आपको पता है 3 नए लॉ लाए गए हैं, जिसमें से एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसका एम है एक्सेलरेट द जुडिशियल प्रोसेसेस एंड फोर्टिफाई लीगल प्रोसीडिंग। मतलब जो जुडिशियल प्रोसेस में टाइमिंग वगैरह बहुत लगती है, इसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव है। और इसी के तहत आपका एमपी ने ऑनलाइन एंड वारंट जारी करने का डिसीजन लिया है। ठीक है। सो मध्य प्रदेश का जो होम डिपार्टमेंट है, देखो आपको पता है कि जो होम मिनिस्ट्री है वही पुलिस को मतलब कंट्रोल करती है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा देखरेख आपका होम मिनिस्टर करते हैं, है ना। तो इस वजह से इन्होंने ये आदेश जारी किया है। तो ये चीजें याद रखिएगा, मध्य प्रदेश है पहला स्टेट। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये एक आने वाले फ्यूचर को भी दिखाएगी, सिग्निफाई कर रही है। कैसे पे समझते हैं पहले। असम कैबिनेट ने अप्रूव किया है बिल टू अबॉलिश असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1935। तो असम में मुस्लिम मैरिजेस और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो लॉ था, एक्ट था 1935 का, उसको असम गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया है और नया बिल इंट्रोड्यूस करके उसको पास कराया है। अब देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और ये क्यों किया गया? टू प्रिवेंट अंडर एज मैरिजेस, चाइल्ड मैरिज वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है। तो ये असम कैबिनेट ने असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 को अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है। वो पुराना जो था 1935 इसको रिपील करके ये नया बिल है, इसको पास किया गया, और इसी के तहत मैंडेट किया गया मुस्लिम्स टू रजिस्टर देयर मैरिजेस एंड डिवोर्स विद द गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, मतलब पहले किस लॉ में क्या होता था, कौन रजिस्टर करता था? गवर्नमेंट नहीं करती थी। पहले आपके जो काजीज थे, ठीक है, तो मुस्लिम जो रिलीजियस पर्सन्स होते हैं, जो जिन्हें काजी बोला जाता है, वो ये सारी चीजों का देख रेख करते, तब उनसे ये पावर छीन के गवर्नमेंट को दे दी गई है। रीजन भी, अगर कोई पर्सन के हाथ में दे दिया गया भाई किसकी शादी है, किसको अप्रूवल चाहिए, इससे हो क्या रहा था, 21 साल के नीचे, आपको पता है कि जो मेल का जो लीगल मैरिज एज है वो 21 साल है और लड़कियों का 18 साल है, लेकिन इसके बावजूद 17 साल 16 साल की बच्चियां, 20 साल का बच्चा, इनकी शादी को अप्रूवल मिल जा रही थी। इस टाइप की घटनाएं आ रही थी, क्योंकि आपको पता है एक पर्सन के हाथ में आपने पावर दे रखी है, राइट। तो इसको हटा के गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया, तो ये एक तरह से चाइल्ड मैरिज को कर्ब करेगा।
थोड़ा सा और समझते हैं इसमें, इस पूरे जो नया बिल है इसमें क्या क्या हो रहा है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो नया पुराना एक्ट था 1935 का, इसको अबॉलिश कर दिया गया है। मेन फोकस क्या है, टू प्रिवेंट अंडर एज मैरिजेस एंड स्ट्रीमलाइन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स। अभी तक जो मैरिजेस हो रही थी या डिवोर्स होता है, उसका देखो शादी होती है उसके बाद मैरिज को रजिस्टर कराना पड़ता है ना। तो पहले ये काजी के पास जाते तो अब इसको हटा दिया गया। डिवोर्स होता था तो भी अब मतलब पहले काजी के पास ही जाके होता था कि तलाक होगा नहीं होगा, उसको भी हटा दिया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, राइट। तो अभी सारी चीजें गवर्नमेंट अथॉरिटी विल डिसाइड, वो अपने पास सारा रजिस्ट्रेशन और सारी डॉक्यूमेंटेशन अपना मेंटेन करेगी। क्लियर। चाइल्ड मैरिज, द न्यू बिल प्रोहिबिट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, 21 साल के नीचे पुरुष नहीं होना चाहिए और 18 साल के नीचे महिला नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लीगल मैरिज एजेस है। नया प्रोसेस क्या किया गया, जो भी मुस्लिम मैरिजेस और डिवोर्स होंगी विल नाउ बी रजिस्टर्ड एट द सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस, राइट, इंस्टेड ऑफ काजी। अब काजी के पास ये पावर नहीं रहेगी। ठीक है, जो हमेशा से ट्रेडिशनल रिलीजियस अथॉरिटीज थे रजिस्ट्रेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन और डिवोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कंप्लायंस क्या होगा, द गवर्नमेंट इंटेंड टू टेक कंट्रोल ओवर मैरिज रिकॉर्ड्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी लीगैलिटी इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो गवर्नमेंट के पास जब सारी चीजें रहेंगी तो एकदम सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, कोई भी जाके देख सकता है कि भाई इनकी शादी हुई है कि नहीं, है ना, प्रूफ रहेगा, किसी पर्सन पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। अब वो लागू होगा नहीं लागू होगा, दैट इज अनदर केस ऑफ डिबेट। ठीक है, तो देखिए ओल्ड लॉ में क्या था, काजी के पास पावर थी टू रजिस्टर मुस्लिम मैरिजेस, और जिसकी वजह से क्या होता था, इट गेव रूम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर एज मैरिजेस, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज वगैरह हो रही थी। नया बिल क्या कर रहा है, सारे पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रजिस्ट्रार के पास ये पावर रहेगी। सारा रजिस्ट्रेशन अंडर एज जो मैरिज है सब बैन होगा, जेल भी हो सकती है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो इस वजह से लूप होल्स वगैरह और इलीगल प्रैक्टिसेस ये सब बंद होंगी। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यूपीआई, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस यूपीआई सर्कल फॉर सिक्योर पेमेंट्स अमंग ट्रस्टेड यूजर्स। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, आपके जो पेरेंट्स हैं जिनको मोबाइल ठीक से नहीं चलाना आता, या जो दादा दादी वगैरह है, कई बार होता है ना कि बेटा ये मैं यहाँ जा रहा हूँ पेमेंट कर दो, है ना। तो हमेशा कैश नहीं रहता है तो आप मोबाइल से पे कर देते हो, है ना, अपने मोबाइल से पे कर दिए। अब क्या हो रहा है, एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई सर्कल, और इसका फंक्शन क्या होगा, पर्पस क्या है, इट विल अलाउ प्राइमरी यूपीआई अकाउंट होल्डर टू सिक्योरली डेलीगेट पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं बताऊं, यहाँ एग्जांपल है, एक पेरेंट कैन पे ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन। मतलब मेरे जो मैं एक बच्चा हूँ, मैं भी 12वीं पास किया, 18 से जस्ट ऊपर हुआ, मैंने पेटीएम वगैरह डाउनलोड कर लिया, मेरा अकाउंट है। अब मुझे कहीं पेमेंट करना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पेरेंट्स को सेकेंडरी यूजर बना दूंगा कि भाई आप मेरा अकाउंट चलाओ, जहां पेमेंट करना कर सकते हो। सिमिलरली जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दे डोंट नीड टू मेक पेमेंट्स देमसेल्फ, है ना, उनकी जगह वो अपने पेमेंट करने की सुविधाएं अपने बच्चों को दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, जैसे मेरे दादा दादी है ना, उनको वो कहीं और रहते तो उनको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, अगर मान के चलो, तो मेरे को पहले फोन करते थे कि ये अकाउंट नंबर है, ये यहाँ पे कर दो। अब वो बोल देंगे, वो अपना यूपीआई डिटेल्स मेरे को शेयर कर देंगे और मेरे पे उनका एक्सेस रहेगा, तो मैं उनको, उनके लिए उनका बिजली बिल, उनका ग्रोसरी बिल, सारी चीजें मैं पे कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम प्रोवाइड किया है। बट इसमें भी थोड़ा सा आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी यूजर है ट्रस्टवर्दी पर्सन ही रहे। ठीक है, इसे बोला जाता है डेलीगेटेड पेमेंट। ऑलराइट, और प्राइमरी यूजर है ना, वो लिमिट भी सेट कर देगा कि भाई ये जो सेकेंडरी यूजर है केवल 5,000 तक का ही पेमेंट कर सकता है, उसके ऊपर नहीं, राइट। तो ये इसमें फीचर दिया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, जीईपीआई बोलते हैं। ठीक है, तो इनका पर्पस क्या है, इकोसिस्टम विल बी असेस्ड थ्रू ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। जो भी हमारा नेचर है
उस पे ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट रहा है उसको एसेस करने का एक ये इंडेक्स है। ठीक है, तो जो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है इज द क्रिएटर ऑफ दिस इंडेक्स। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा। ऑलराइट, और आपको पता है उत्तराखंड इज ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, तो उन्होंने ये डेवलप किया है। ये इसके 3 इंडेक्स हैं, है ना, चार पिलर्स पे बेस्ड है पूरा इंडेक्स। पहला है एयर का असेसमेंट, सॉइल का असेसमेंट, ट्री का और वाटर का। तो इन चारों पिलर्स के हिसाब से ये पूरा इंडेक्स बेस्ड है। ऑलराइट, जीडीपी क्यों नापते हैं? इकोनॉमी दिखाने के लिए, इकोनॉमी कैसा कर रहा है परफॉर्म, तो जीडीपी से हम मेजर करते हैं। किसी जगह का एनवायरमेंटल या अगर मैं बोले एनवायरमेंटल सिनारियो, वहाँ का नेचर कैसा है, वहाँ का फॉरेस्ट कैसा है, वहाँ का लैंड कैसा है, उसका भी तो कुछ मेजर होना चाहिए। तो ये जीईपी आपका उसका मेजर रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। जीईपी का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, एयर जीईपी इंडेक्स, वाटर माइनस जीईपी इंडेक्स, सॉइल माइनस जीईपी इंडेक्स एंड फॉरेस्ट जीईपी इंडेक्स। ठीक है, इसका कंबाइंड टोटल आपका जीईपी इंडेक्स रहेगा। इसके अंदर हमको नहीं जाना है डिटेल में, है ना बहुत। अब देखिए इससे हेल्प क्या होगा? इट हेल्प इन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर ऑन इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब इंसानों का क्या इम्पैक्ट रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे और इकोसिस्टम पे। भाई हमने घर बनवाने के लिए कितने पेड़ों को काटा, हमने अपने कपड़े धोने के लिए कितनी रिवर्स को गंदा किया, है ना, कितना पानी खराब किया। इन सारी चीजों का मेजर रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉपरली चीजों को गवर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोसिस्टम, और इस वजह से हम एक डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं जब हम पे एक डेटा रहेगा। राइट, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1979 में फॉर्म हुई थी। तो देखिए इंडिया में एनजीओ भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है। जैसे अभी हमने 2 एनजीओ के नाम यहाँ देखे, एक आपका हिमालयन हो गया और एक हमने देखा था कल्पना सरकार जी का हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इस टाइप के इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को लेने भी चाहिए, सब चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कई एनजीओ भी आते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो ये था आपके आज के इंपॉर्टेंट न्यूज। चलिए कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंडिया फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? करेक्ट आंसर क्या था बताइए? बी, टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। ये आपका इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मलाइज रूल्स अलाउइंग द डिजिटल इशुएंस ऑफ समन्स एंड वारंट? हमने देखा मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्पेशल प्रोविजन इज इंक्लूडेड इन असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल? करेक्ट आंसर था क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस विल बी डन बाय द गवर्नमेंट, जो कि पहले काजी के थ्रू होता था 1935 वाले लॉ के तहत। तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द यूपीआई सर्कल फीचर? ठीक है, ये न्यूज मेरे को बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो टू अलाउ प्राइमरी यूजर्स टू डेलीगेट डिजिटल पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सेकेंड यूजर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, who was awarded the National Geoscience Award for Lifetime Achievement? किसको मिला है? आपका डी, धीरज मोहन बैनर्जी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। Which state became the first in the world to assess ecosystem development through Gross Environmental Product Index? करेक्ट आंसर क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसा आपको लगा, है ना, आज का सेशन, सब चीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगले सेशन में मैं आपसे मिलूंगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। आपका एग्जाम में सवाल ज़रूर होगा और बहुत ईजिली आप एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।